नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th क्लास इकोनॉमिक्स का जो हमारा बुक है व्यष्टि अर्थशास्त्र। इस बुक के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को हम देखने वाले हैं। मतलब पूरी बुक से जितने भी आपके चैप्टर बनते हैं सभी चैप्टर से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में ऐड किया है। और ये वन शॉट वीडियो है, यानी कि एक ही वीडियो में हम सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और एक चीज़ आपको और पता है कि भाई हिंदी मीडियम में पूरे यूट्यूब पे आपको कंटेंट कहीं नहीं मिल रहा है ना। पूरे यूट्यूब पे आप कहीं भी सर्च मारेंगे हिंदी मीडियम में इको का कंटेंट आपको बहुत कम नजर आएगा। लेकिन रोशन सा स्टडी पॉइंट पे आपको अब हिंदी मीडियम में इकोनॉमिक्स कराया जाएगा। तो आप लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब देखो, आप अगर मैं दो वीडियो आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ आपके एग्जाम से पहले। एक तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की हो गई, और दूसरी जो वीडियो आएगी वो आर्थिक सांख्यिकी वाली आने वाली है। उसमें भी हम उस पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, जितने ज़्यादा कमेंट आएगा उसी के हिसाब से मैं बहुत जल्दी आर्थिक सांख्यिकी वाला जो आपका बुक है उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको करवा दूंगा। लेकिन आपको कमेंट करना है दबा के, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्या उत्पादन करेगी समस्या की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आप लोग अगर इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तो आपको पता है कि कोई अर्थव्यवस्था है ना, तो अर्थव्यवस्था में तीन प्रकार की केंद्रीय समस्या पाई जाती है। तीन मुख्य समस्या, क्या उत्पादन करी, कैसे उत्पादन करी और किसके लिए उत्पादन करी। ये तीनों ही क्वेश्चन मैंने ऐड कर रखा है, और ये तीनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है, आपके पेपर में आना पक्का है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई क्या उत्पादन करेगी समस्या की व्याख्या करे। अब क्या उत्पादन करे, इससे आपके मन में एक सवाल नहीं आता कि क्या क्या बनाया भैया ऐसा। तो ये क्या है, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के चयन की समस्या है ना। अर्थव्यवस्था में कई प्रकार की वस्तु हो सकती है, तो किस वस्तु का उत्पादन किया जाए उसकी ही चयन की समस्या है क्या उत्पादन करेगी केंद्रीय समस्या, ठीक है। यदि एक वस्तु का उत्पादन हम करते हैं, एक वस्तु की अधिक इकाइयों का उत्पादन करते हैं, तो हमें क्या करना होगा, दूसरी वस्तु के उत्पादन को कम करना होगा। क्योंकि एक उत्पादक के पास क्या है, संसाधन सीमित है, और उसके संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की वस्तु होती है। आप इस एग्जाम्पल को अपने आंसर में भी लिख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की वस्तुएं, एक उपभोक्ता वस्तुएं है और दूसरी पूंजीगत वस्तुएं है ना। अब देखो, उपभोक्ता वस्तुओं की भी जरूरत है अपने को। उपभोक्ता वस्तुएं जैसे कि जिसका इस्तेमाल उपभोक्ता करेंगे अपने इस्तेमाल के लिए, और दूसरा पूंजीगत वस्तुएं जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में हेल्प करने वाला होगा, है ना। जैसे कि मशीनें हैं, प्लांट्स है, ये पूंजीगत वस्तुएं है, खास करके मशीनों की हम बात करें। तो अगर एक उत्पादक ज्यादा पैसे खर्च कर देता है, किस पे ज्यादा संसाधन किस पे लगाता है, उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पे, तो पूंजीगत वस्तुओं को कम करना होगा। अगर अपने ज्यादातर संसाधन पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में लगाता है तो उसको उपभोक्ता वस्तुओं को कम करना होगा। तो एक चयन की समस्या है, और ये चयन की समस्या किस लिए उत्पन्न होता है, सीमित संसाधनों की वजह से, और हमारे जो संसाधन होते हैं उसके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। तो इस तरीके से आप इस केंद्रीय समस्या को समझा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है, आप एक बार पढ़ लेना। जो मैंने आपको समझाया है वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार उत्पादन किया जाए कि समस्या की व्याख्या कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप समझ पाओगे। किस प्रकार मतलब कि ये जो है ना, ये वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में प्रयुक्त तकनीक की चयन की समस्या, इसको हम तकनीक की चयन की समस्या भी बोलते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी या फिर प्रौद्योगिकी की चयन की समस्या भी है। अब देखो, अगर आप बात करोगे, आप अगर समझते होगे, तो हमारे पास उत्पादन करने के लिए दो तकनीकें होती है। एक श्रम प्रधान तकनीक है, जिसमें हम श्रम का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और मशीनों का इस्तेमाल हम कम करते हैं। दूसरा है पूंजी प्रधान तकनीक, ठीक है। पूंजी प्रधान तकनीक में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, श्रमिकों का इस्तेमाल हम कम करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पूंजी प्रधान तकनीक। अब मान लो कि एक उत्पादक ये फैसला लेता है कि भैया मैं ना श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल ज़्यादा करूंगा, पूंजी प्रधान का कम करूंगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि श्रम प्रधान तकनीक के इस्तेमाल से रोजगार तो बढ़ेगा, लोगों को रोजगार तो मिलेगा, है ना। क्या होगा, रोजगार तो मिलेगा लोगों को, लेकिन उत्पादन कम हो जाएगा। इससे उत्पादक को हानि उठाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि भाई श्रम प्रधान तकनीक में क्या होगा, हम लेबर्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे, मशीन का यूज़ हम करेंगे नहीं, तो उत्पादन जाहिर सी बात है कम हो जाएगा, तो लाभ में भी कमी आएगी उत्पादक के साथ। अगर मान लो कि एक उत्पादक यह फैसला करता है कि उत्पादन करने के लिए पूंजी प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करेगा, श्रम प्रधान तकनीक का नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा, उत्पादक का जो उत्पादन है वो तो बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन बेरोजगारी कम नहीं होगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये संतुलन बनाना बहुत मुश्किल होता है, एक गंभीर समस्या है एक अर्थव्यवस्था में, एक बहुत गंभीर समस्या समझा जाता है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप
इसको समझा सकते हैं, आप इसको रीड कर ले। बाकी इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप टेलीग्राम पे जाके भी आप इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, किसके लिए उत्पादन किया जाए कि केंद्रीय समस्या समझाइए। अब किसके लिए मतलब वस्तु किसके लिए बनाया जाए भाई। ठीक है, तो आपको पता है कि समाज में दो प्रकार के वर्ग होते हैं। ये समाज में वस्तु के जो प्रयोग करता है ना, उसके चयन की समस्या है। तो समाज में दो प्रकार के वर्ग होंगे, एक तो आपका भाई अमीर वर्ग हो सकता है। ठीक है, अमीर वर्ग हो सकता है, एक गरीब हो सकते हैं भाई, गरीब लोग हो सकते हैं। अब किसके लिए वस्तु बनाई जाए, मान लो कि अगर गरीबों के लिए वस्तु बनाई जाएगी ना, तो भैया ये जो गरीब लोग हैं ना, वो कीमत सही नहीं अदा कर पाएंगे, कीमत नहीं दे पाएंगे उत्पादक को, तो उत्पादक को हानि का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर अमीरों के लिए वस्तु बना दे तो अमीर कीमत तो दे देंगे, सही कीमत दे देंगे उत्पादक को, जो उत्पादक है उसको प्रॉफिट भी हो जाएगा, लेकिन सामाजिक कल्याण में कमी आ जाएगी, गरीबों को वस्तुएं नहीं मिल पाएगी और ये सामाजिक कल्याण को कम कर देगी। तो ये एक गंभीर समस्या है अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, तो यही चीज़ आपके यहाँ पे लिखा भी है, आप पढ़ सकते हैं इसको। उम्मीद करता हूँ अर्थव्यवस्था की जो तीनों केंद्रीय समस्या है उसको आप आसानी से समझ चुके होंगे। क्या उत्पादन करेगी जो समस्या है, वो वस्तु और सेवाओं के चयन की समस्या है। किस प्रकार उत्पादन करे, ये तकनीक के चयन की समस्या है। किसके लिए उत्पादन करे, ये वस्तु के प्रयोगकर्ता के चयन की समस्या है। ठीक है, देखो इकोनॉमिक्स जो ऐसा सब्जेक्ट है जो कि रटने वाला है ही नहीं, लॉजिकल सब्जेक्ट है, इसमें हर एक चीज़ में लॉजिक होता है, उसको समझना होता है। आप समझ गए तो आसानी से आंसर आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता बताइए। ठीक है, एक उत्पादन संभावना वक्र, जैसे कि उत्पादन संभावना वक्र की मैं बात करूं, है ना, इस तरीके का बनता है, ऐसा बनता है कुछ। ठीक है, ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र का आकार है। अब इसकी क्या विशेषता है, तो देखिए पहला तो ये कि उत्पादन संभावना वक्र सीमा का ढलान जो है वो नीचे की ओर होता है। ये देखिए, ये इसका ढलान कैसे नीचे की ओर होता है। इसका पीछे कारण क्या है कि इसके पीछे का कारण यह है कि उपलब्ध संसाधनों के उपयोग की स्थिति में दोनों वस्तुओं के उत्पादन को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। एक वस्तु का उत्पादन तभी अधिक किया जाएगा जब दूसरे वस्तु के उत्पादन को कम करेंगे, है ना। इस वजह से इसका जो ढलान है वो नीचे की ओर होता है। इसके अलावा यह मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। इसका कारण क्या है कि जैसे जैसे हम वस्तु की अधिक उत्पादन करते हैं, सीमांत रूपांतरण दर जो है MRT जिसको हम बोलते हैं, वो लगातार बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या होता है, मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। देखो कोई भी नतोदर ग्राफ जो होगा ना, नतोदर ग्राफ इस तरीके का बनता है और उन नतोदर ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, इस तरीके से जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे इसका ढलान बढ़ता हुआ होगा और इसका ढलान घटता हुआ होगा। ठीक है, तो ये नतोदर ग्राफ होता है और ये उन्नतोदर होता है। तो इस तरीके से आप इसके आंसर को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ का उसकी उत्पादन संभावना सीमा या उत्पादन संभावना वक्र पर प्रभाव की व्याख्या कीजिए। देखो PBC वक्र पे प्रभाव की अगर हम बात करेंगे तो एक तो संसाधनों की हानि और संसाधनों की वृद्धि, दो स्थिति के तहत ही आपके पेपर में ज्यादा क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में अगर बाढ़ आ गया, किसी भी क्षेत्र में अगर बाढ़ आता है, ठीक है, एक सेकेंड, तो किसी भी क्षेत्र में अगर बाढ़ आएगा तो क्या होगा, बाढ़ आने की वजह से संसाधनों की हानि होगी, लोग मारे जाएंगे, घर बार सब तबाह हो जाएगी। तो इस समय क्या होगा, इस स्थिति में उत्पादन मतलब संसाधनों की हानि होगी। संसाधनों की हानि होने का मतलब है कि उत्पादन क्षमता में कमी आएगी, है ना। और इस वजह से जम्मू कश्मीर का जो PBC वक्र है वो नीचे की तरफ यानी कि बाईं ओर खिसक जाएगा। जैसे कि आप अगर पहले देखेंगे ये हमारा PBC वक्र है, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर में बाढ़ आएगा जिसकी वजह से क्या होगा, संसाधनों की हानि होगी। संसाधनों में हानि होने की वजह से उत्पादन की क्षमता में कमी आएगी और इस वजह से PBC वक्र दाईं ओर यानी कि नीचे की ओर खिसक जाएगा। अब दो नेक्स्ट जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र जो बन रहा है वो A1 से B1 की तरफ बन रहा है। ठीक है, अगर संसाधन में वृद्धि होती है, ठीक है, तो संसाधन में वृद्धि होने की स्थिति में क्या होगा कि जो PBC वक्र है वो ऊपर की तरफ यानी कि दाईं ओर खिसकेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बाढ़ आया है तो संसाधनों में कमी आएगी। तो दो कंडीशन में आपके एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु की दी गई कीमत पर एक उपभोक्ता यह निर्णय कैसे लेता है कि वह वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा। ठीक है, मतलब एक वस्तु की दी गई कीमत पर उपभोक्ता यह कैसे निर्णय लेगा कि वो वस्तु की कितनी मात्रा खरीदने वाला है।
तो देखो, उपभोक्ता एक वस्तु की इतनी मात्रा खरीदता है जिस पर उसकी सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर हो जाए। जब तक सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक होता है, जब तक सीमांत उपयोगिता क्या होगा, अधिक होगा, तो वह वस्तु की जो मात्रा है वो खरीदता रहेगा, है ना। जैसे जैसे वो अधिक मात्रा खरीदता है, सीमांत उपयोगिता घटने लग जाती है, और एक स्थिति ऐसी आती है जब सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर हो जाती है। तो उपभोक्ता इस स्थिति तक ही वस्तु को खरीदता है जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, वस्तु की कीमत के बराबर होती है। कम ज़्यादा की सिचुएशन में अलग अलग सिचुएशन उत्पन्न होते हैं, है ना। अगर सीमांत उपयोगिता क्या है, ज़्यादा है, तो क्या करेगा, वस्तु की मात्रा को खरीदता रहेगा, और धीरे धीरे फिर सीमांत उपयोगिता अपने आप एक समय आते आते वो बराबर हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आप इसका आंसर बता सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, हमारे पास अगला क्वेश्चन आ चुका है। एक उपभोक्ता केवल दो वस्तु एक्स और वाई का इस्तेमाल करता है। उपयोगिता विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की शर्त बताइए और उसकी व्याख्या कीजिए। देखिए, यहाँ पे आपको उपयोगिता विश्लेषण का इस्तेमाल करके आपको उपभोक्ता संतुलन की जो शर्तें हैं उसको समझाना है। तो जैसा कि आपको पता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता संतुलन को दो विधि के माध्यम से समझाया गया है, उपयोगिता विश्लेषण और आगे आपको तटस्थता वक्र विश्लेषण के माध्यम से भी मैं समझाने वाला हूँ। दोनों में से ये क्वेश्चन फिक्स है 6 मार्क्स के लिए भाई, 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो समझ सकते हो पूरे 6 नंबर आपके फिक्स हो सकते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ जाते हो तो देखिए, उपयोगिता विश्लेषण में क्या है, उपभोक्ता संतुलन की दो शर्तें होती है। पहला है कि भाई MUX, यानी कि X वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है और X वस्तु की जो कीमत है वो बराबर हो जाए Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता और Y वस्तु की कीमत के। ठीक है, पहली शर्त तो ये होती है, या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, दूसरा तरीका एक ही बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दो स्थिति उत्पन्न होगा। दो स्थिति आप यहाँ पे समझ भी सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि जो X वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है और कीमत है वो ज़्यादा है किससे, Y वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है और उसकी जो कीमत है उससे, तो इस स्थिति में क्या होगा, एक उपभोक्ता जो है वो एक उपभोक्ता को X वस्तु से जो प्रति रुपये जो सीमांत उपयोगिता है वो ज़्यादा प्राप्त हो रहा है ना। तो इस स्थिति में क्या करेगा, वो X वस्तु को अधिक खरीदेगा, Y वस्तु को कम खरीदेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा सीमांत उपयोगिता मिल रही है ना X वस्तु से। तो इस स्थिति में क्या होगा कि धीरे धीरे फिर MUX जो है वो गिरने लगेगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि समान सीमांत उपयोगिता के नियम के कारण क्या होता है कि एक उपभोक्ता जब किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का इस्तेमाल करता है तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो लगातार घटती जाती है, और यही यहाँ पे लागू होगा, ये नियम लागू होगा, और MUX घटेगा, MUI बढ़ेगा, और यह स्थिति तब तक चलती रहेगी जब तक कि ये सिचुएशन ना आ जाए, MUX PX बराबर ना हो जाए MUI PY के। ठीक है, तो पहला कंडीशन तो ये हो सकता है इस शर्त में। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि भाई आपका ये वाला साइड बड़ा हो जाए, है ना। तो इस स्थिति में क्या करेगा, ऐसी स्थिति में एक उपभोक्ता को क्या मिल रहा है, वाई वस्तु से जो मिलने वाली जो प्रति रुपये जो सीमांत उपयोगिता है वो ज़्यादा है, इसलिए वो वाई वस्तु की अधिक इकाइयों का इस्तेमाल करेगा, या वाई वस्तु को अधिक खरीदेगा और एक्स को कम खरीदेगा, है ना। इस वजह से क्या होगा, MUI गिरने लगेगा, मतलब इसमें कमी आएगी, और MUX बढ़ेगी, और ये स्थिति तब तक रहेगी जब तक कि ये बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो मतलब संतुलन इसी स्थिति में मिलेगी भाई। दूसरा नियम है हास्यमान सीमांत। देखो, दूसरी जो शर्त होती है उपभोक्ता संतुलन, हम यहाँ पे बात करें उपयोगिता विश्लेषण की, उसमें होता है कि दूसरी शर्त यह है कि हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता हो, है ना। यानी कि वस्तु की अधिक इकाइयों का उपयोग करने से उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती है। यदि ऐसा नहीं होगा तो उपभोक्ता केवल एक ही वस्तु खरीदता रहेगा, जो कि वास्तव में संभव नहीं है, और इस संतुलन की स्थिति को फिर कभी प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए जरूरी है कि हास्यमान सीमांत उपयोगिता का जो नियम है वो भी लागू होता हो। ये दो शर्तें होती है, इस दो शर्तों को समझाने के बाद आपको पूरे मिल जाएंगे 6 मार्क्स। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है उसी तरीके से आपको डिक्टो आंसर लिख के आना है आपके पेपर में। ठीक है, तो 6 मार्क्स के लिए हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है, समझाइए कि किसी वस्तु की मांग उसकी प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में परिवर्तन से कैसे प्रभावित होती है। उदाहरण दीजिए। यहाँ पे आपको प्रतिस्थापन वस्तु के बारे में बताना है कि प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, वही समझाना है आपको। तो प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती है, प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका इस्तेमाल आप एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हो। जैसे कि चाय और कॉफ़ी की बात कर लेते हैं। अब मान लो कि भैया चाय की कीमत बढ़ जाएगी तो आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाए तो आप चाय का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है, अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत घटती है तो वह दी हुई वस्तु की
तुलना में सस्ती हो जाती है ना। जब कोई प्रतिस्थापन वस्तु है उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो जब कोई दी हुई वस्तु है, दी हुई वस्तु की तुलना में वह सस्ती हो जाती है, तो एक उपभोक्ता क्या करेगा, दी हुई वस्तु के स्थान पर उसका प्रतिस्थापन करेगा, है ना। और इस वजह से दी हुई वस्तु की जो मांग है वो घट जाएगी, है ना। इसी प्रकार प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ने से दी हुई वस्तु की मांग बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप एग्जाम्पल में क्या समझ सकते हो, जैसे कि अगर चाय है और कॉफ़ी है, मान लो कि क्या होता है, जो चाय है, चाय की कीमत बढ़ गई, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि चाय क्या है, मान लो एक वस्तु है, कॉफ़ी भी एक वस्तु है, तो चाय की कीमत अगर बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उपभोक्ता किसकी ओर प्रतिस्थापन करेंगे, कॉफ़ी की ओर, यानी कि कॉफ़ी की डिमांड फिर बढ़ेगी, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि चाय की जो कीमत है वो बढ़ गई है। तो इस वजह से प्रतिस्थापन कर जाएंगे उपभोक्ता किसकी तरफ, कॉफ़ी की तरफ। अगर मान लो कॉफ़ी की कीमत अगर बढ़ जाती है तो कॉफ़ी की कीमत बढ़ने की वजह से चाय की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। आप बस इन दोनों का एग्जाम्पल देके भी समझा सकते हैं आसानी से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वस्तु और घटिया वस्तुओं के बीच में अंतर बताइए, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। सामान्य वस्तु और घटिया किस्म की वस्तुओं के बीच में अंतर बताना है, आसान है बहुत। देखिए, सामान्य किस्म की वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिसकी मांग क्रेता की आय बढ़ने से बढ़ती है ना। जब क्रेता की आय जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ना, सामान्य वस्तुओं की मांग भी बढ़ती जाएगी। और आय और मांग में क्या होगा, यहाँ पे धनात्मक संबंध देखने को मिलेगा, पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिल जाता है। जैसे कि घरेलू उपयोग की वस्तु है गेहूँ चावल, है ना, जैसे कि आपकी आय बढ़ेगी, अच्छे किस्म के चावल आप खाओगे, ठीक है, या बढ़िया प्रोडक्ट की चीज़ें खाओगे आप, तो सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। लेकिन घटिया किस्म की वस्तुओं की अगर हम बात करें तो उन वस्तुओं को कहा जाता है घटिया किस्म की वस्तु या फिर निम्न कोटि की वस्तुएं, जिसका क्रेता की आय और मांग के बीच में ऋणात्मक संबंध देखने को मिलता है। आय बढ़ने के साथ साथ घटिया किस्म की वस्तुओं की मांग घट जाती है, क्योंकि एक उपभोक्ता की जो लाइफस्टाइल है वो बढ़ जाती है ना भाई, है ना। आपके पास आज पैसे कम है तो आप हो सकता है कि भाई आप 30 रुपये वाला चावल खाओ, लेकिन अगर आपके पास पैसे ज़्यादा होंगे, आपकी आय बढ़ जाएगी, तो आप 50 वाला या 60 रुपये जो केजी जो चावल मिलता है वो खाओगे आप, है ना। तो घटिया किस्म की वस्तु जैसे कि मोटा अनाज है, घटिया किस्म के कपड़े हैं, उसका आप एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हो। आसान था ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों की व्याख्या कीजिए। मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले 4 कारक कौन से हैं जिससे कि मांग की कीमत लोच प्रभावित होती है। तो वस्तु की प्रकृति, देखो सबसे पहले वस्तु अगर कोई अनिवार्य वस्तु है, जैसे कि नमक है, जीवन रक्षक दवाई है ना, इनकी मांग बेलोचदार होती है। बेलोचदार यानी कि अगर ये क्योंकि अनिवार्य वस्तु है, अगर इनकी कीमत बढ़ भी जाती है ना तो भी इनके डिमांड में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि भाई ये जरूरतमंद चीज़ें है, इसलिए इनकी मांग क्या होती है, बेलोचदार होती है। विलासिता की वस्तुओं की मांग क्या होगी, लोचदार होती है, यानी कि अगर इनकी कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है ना। विलासिता की वस्तुओं की अगर कीमत बढ़ जाए, जैसे कि फालतू की जो चीज़ें, कार की बात कर लो, एसी की बात कर लो आप, है ना, तो जो विलासिता की वस्तुएं होती है उनकी जो मांग है वो लोचदार होती है, ठीक है। प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता, अब देखो जिन वस्तुओं का प्रतिस्थापन उपलब्ध होगा उनकी मांग लोचदार होती है, तथा जिन वस्तुओं का प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं होगा, यानी कि वो एकमात्र चीज़ है जिसका इस्तेमाल आपको हर हालत में करना ही होगा, तो उसकी जो मांग की प्रकृति कैसी होगी, बेरोजगार होगी, ठीक है। वस्तु के विभिन्न उपयोग, अगर मान लो कोई वस्तु है जिसका विभिन्न उपयोग है तो उसकी मांग भी क्या होती है, लोचदार होती है। जैसे कि बिजली के विभिन्न उपयोग होते हैं तो इसकी मांग क्या है, लोचदार है। इसके अलावा उपभोक्ता की आदत, मान लो भाई उपभोक्ता को किसी चीज़ की लत लग गई है, ठीक है, जैसे बीड़ी सिगरेट की लत लग जाती है, तो ऐसे में वो हर हालत में वो पिएगा ही पिएगा। तो इस स्थिति में अगर कीमत बढ़ भी जाती है तो भी उसको सिगरेट चाहिए, है ना, बीड़ी चाहिए, गांजा चाहिए, समझ रहे हो। तो ये क्या है, इस स्थिति में अगर कोई वस्तु की आदत लग चुकी है उपभोक्ता को, तो उस वस्तु की जो मांग होगी वो क्या हो जाएगी, बेरोजगार हो जाएगी उसके लिए। उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता की परिभाषा दीजिए, हास्यमान सीमांत उपयोगिता के नियम भी बताइए। अब देखो सीमांत उपयोगिता होता क्या है, तो सीमांत उपयोगिता है किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। मतलब एक वस्तु है जिसकी एक अतिरिक्त इकाई आपने इस्तेमाल किया, ठीक है, और उससे क्या होगा, उसके जो भी सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन आएगा,
मतलब उसकी कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आएगा, सीमांत उपयोगिता नहीं कह रहा हूँ, कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सीमांत उपयोगिता। मान लो कि पहले एक क्वांटिटी का इस्तेमाल कर रहे थे तो आपको मान लो कि 8 की उपयोगिता मिल रही थी, फिर आपने दूसरी क्वांटिटी का इस्तेमाल किया, फिर आपको 14 की क्या मिली, कुल उपयोगिता मिली, है ना। इन दोनों में कितने का परिवर्तन आपको देखने को मिल जाता है, इन दोनों में 6 का परिवर्तन देखने को मिलता है। यही क्या हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता हो जाएगी किसी वस्तु की, है ना। तो सीमांत उपयोगिता क्या है, किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का इस्तेमाल करने से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, सीमांत उपयोगिता बोलेंगे। हाँ, समान सीमांत उपयोगिता का नियम आपको पहले समझा चुका हूँ। ये नियम, इस नियम के तहत क्या होता है कि जब किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का इस्तेमाल हम लगातार करते रहते हैं तो होता क्या है कि उस वस्तु से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो लगातार घटती है ना, घटती जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, समान सीमांत उपयोगिता का नियम बोलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन तथा पूरक वस्तुओं के बीच अंतर बताइए। तो प्रतिस्थापन वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनका इस्तेमाल हम एक दूसरे के स्थान पे कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि चाय और कॉफ़ी इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। और इन वस्तुओं की दशा में एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है ना। ये बात आपको मालूम है कि एक वस्तु की अगर कीमत में वृद्धि होगी तो दूसरे की मांग बढ़ जाएगी। इसी के साथ पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिनका इस्तेमाल आप एक साथ करते हो, एक दूसरे के स्थान पे, मतलब एक साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए कार और पेट्रोल की हम बात कर रहे हैं, तो भाई बिना कार के पेट्रोल और बिना पेट्रोल के कार, क्या फ़ायदा, ठीक है। मतलब कार चलाना है तो पेट्रोल की जरूरत तो होगी भाई, बिना पेट्रोल के आप कार नहीं चला सकते। पेन और रिफिल की हम बात कर ले तो बस रिफिल से थोड़ी, मतलब बस आप पेन से थोड़ी नहीं लिखोगे, उसमें रिफिल भी होना चाहिए। तो इन वस्तुओं की दशा में एक वस्तु की कीमत में वृद्धि से दूसरी वस्तु की मांग में भी कमी आ जाती है ना। अगर एक वस्तु की मान लो कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि कार की मांग भी कम हो जाएगी, है ना। अगर कार की कीमत कम हो जाती है तो फिर पेट्रोल की मांग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो इसको हम पूरक वस्तुएं बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप पूरक वस्तुओं को भी समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन आता है, अनधिमान वक्र की विशेषता बताइए। जो आईसी वक्र है उसकी क्या विशेषता होती है, ठीक है, या तटस्था वक्र भी इसको हम बोलते हैं, तो इसकी क्या विशेषता होती है। देखिए इसका ढलान जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। जैसे कि मैं बना के भी आप दिखाना चाहूँगा, ये वक्र जो है इस तरीके से बनता है, तो इसका ढलान जो है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, ठीक है। और एक वस्तु की इकाइयों का अधिक उपयोग करने के लिए दूसरी वस्तु के इकाइयों का त्याग करना पड़ता है, इस वजह से ऐसा होता है। मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, ठीक है। ये ऐसा किस लिए होता है, समान सीमांत उपयोगिता के नियम के कारण ऐसा होता है, और ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर ग्राफ बनाता है। इसके अलावा ऊंचा अनधिमान वक्र अधिक उपयोगिता को दर्शाता है। अगर मैं एक और ग्राफ ऐसे बना दूँ, इस तरीके से एक और ऐसे बना दूँ, तो जितना जो ऊंचा ग्राफ होगा ना, जितना ऊंचा अनधिमान वक्र होगा वो संतुष्टि के उतने ही ऊंचे स्तर को दर्शाता है, क्योंकि हमेशा चीज़ों का जो अधिक इकाई है वो उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि देता है। इसको हम एकदिष्ट अधिमान बोलते हैं। मतलब चीज़ों का बंडल, मान लो एक बहुत सारी चीज़ों का बंडल है, बहुत सारी चीज़ों का समूह है जो कि आपको ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करेगा, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो जो सबसे ऊंचा अनधिमान वक्र होगा वो ऊंचे संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आप इसमें बताएंगे। प्यारे बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वैसे ये भी क्वेश्चन आपके सपोर्ट मटेरियल में दिया हुआ है, और अभी जो जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया ज़्यादातर आपको सपोर्ट मटेरियल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है हमारा कि अनधिमान वक्र विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता संतुलन की शर्तों को समझाइए, रेखा चित्र का प्रयोग कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 मार्क्स के लिए। जैसे कि आपको अभी मैंने उपयोगिता विश्लेषण के माध्यम से आपको उपभोक्ता संतुलन को मैंने समझाया। यहाँ पे हम तटस्था वक्र विश्लेषण यानी कि अनधिमान वक्र विश्लेषण से आपको उपभोक्ता संतुलन को मैं समझाने वाला हूँ। तो देखिए उपभोक्ता संतुलन की 2 शर्तें हैं इस विधि के तहत। सबसे पहले सीमांत प्रतिस्थापन दर, जिसको हम MRS बोलते हैं, ये बराबर होना चाहिए जो दोनों वस्तुओं की कीमत होगी, यानी कि PX PY बराबर होना चाहिए किसकी, MRS की। और दूसरी शर्त होती है सीमांत प्रतिस्थापन दर निरंतर घटता हुआ हो, ठीक है। ये 2 शर्तें आपको लिखना है, इन दोनों शर्तों को समझाना भी है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे आपको समझाया भी गया है, ये तो हमारे संतुलन की शर्त है। अब 2 स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एक स्थिति में क्या हो जाएगा भाई, MRS जो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा किससे, PX और PY से,
ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, उपभोक्ता एक्स वस्तु की बाजार में जो कीमत है उससे अधिक देने को तैयार रहेगा, है ना। इस वजह से क्या होगा कि वो एक्स वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेगा, और अधिक मात्रा खरीदने की वजह से क्या होगा, एमआरएस घटेगा, और ये तब तक घटेगा जब तक कि ये बराबर ना हो जाए इसके, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि भाई एमआरएस छोटा हो सकता है पीएक्स पीवाई से। इस स्थिति में क्या करेगा, उपभोक्ता एक्स वस्तु की जो कीमत है वो कम देने को तैयार होगा, यानी कि वो एक्स वस्तु को कम खरीदेगा, है ना। और इससे क्या होगा, एमआरएस बढ़ेगा, ठीक है, और एमआरएस बढ़ते बढ़ते बराबर हो जाएगा इसके। तो ये शर्त को इस तरीके से आप समझाएंगे तब जाके आपको नंबर मिलेगा। उसके बाद आपको पता है दूसरा जो शर्त है वो सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है निरंतर घटती रहती है, संतुलन की स्थिति तब तक प्राप्त नहीं हो जाती जब तक, ठीक है। तो ये ऐसा होता है हास्यमान सीमांत उपयोगिता के नियम की वजह से। आप कारण भी लिख सकते हैं, और इस तरीके से आप एक ग्राफ भी बनाएंगे, ऐसा ग्राफ बनाएंगे आप जिसमें आप 3 तो भाई आईसी वक्र ले लेंगे, है ना, और उसको आप संतुलन की एक बिंदु पे दिखाएंगे, और इस ग्राफ को आप एक्सप्लेन भी करेंगे। आपको ग्राफ को समझाना भी होगा, ग्राफ में क्या क्या बिंदु कहाँ कहाँ पे आपने दिखाए हैं उसको समझाएंगे, उसके बाद ही जाके आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या कीजिए। मैंने ऊपर ही आपको बताया था, जब सामान्य वस्तु है ना और घटिया किस्म की वस्तुओं के बारे में बता रहा था तभी मैंने आपको बताया था, वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका बस चेंज कर दिया है कि उपभोक्ता का जब आय बदलता है तो उससे मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है, सेम आंसर आपको ऊपर में बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है, कारण बताइए। तो मांग वक्र का जो ढलान है वो ऋणात्मक होता है, ये हास्यमान सीमांत उपयोगिता के नियम की वजह से होता है। आपको पता है इस नियम के अनुसार प्रत्येक अगली इकाई का प्रयोग करने से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती जाती है ना। और जब इकाई की जो सीमांत उपयोगिता वो घटेगी तो उपभोक्ता है वो उसकी मात्रा को कम खरीदेगा, है ना, कम खरीदने के लिए तैयार होता है। इस वजह से मांग का जो ढलान है, मांग वक्र का जो ढलान है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और ये भी आपके 6 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन कई बार, ठीक है। तो इसको आप समझाएंगे भी, और इसमें मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर बताना होता है। जैसे कि आप देखेंगे क्वेश्चन है कि एक उपभोक्ता केवल 2 वस्तु एक्स और वाई का उपयोग करता है, दोनों की बाजार कीमत क्या है, 3 रुपये प्रति इकाई है। यदि उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं के ऐसे संयोग को चुनता है जिसकी सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी कि एमआरएस क्या है, 3 है, तो क्या उपभोक्ता संतुलन में है, कारण दीजिए, ठीक है। और ऐसी स्थिति में एक विवेकशील उपभोक्ता क्या करेगा वो भी आपको समझाना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप दिया हुआ जो भी चीज़ है उसको आप लिखेंगे। दिया क्या है, पी एक्स क्या दे रखा है, 3 दे रखा है ना, एक्स और वाई वस्तु दोनों की कीमत कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और एमआरएस अपने को क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है। तो इसको आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब क्या चीज़ निकल के आएगा, आप देखेंगे कि जो एमआरएस है वो ज़्यादा बड़ा है किससे, कीमत से, है ना, दोनों वस्तुओं की कीमत से। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, एक उपभोक्ता एक्स वस्तु की जो इकाई है वो अधिक इकाई खरीदने के लिए तैयार होगा, है ना। उपभोक्ता एक्स वस्तु की अधिक इकाई खरीदेगा और हास्यमान सीमांत उपयोगिता के नियम के कारण सीमांत प्रतिस्थापन दर घटेगा, और उसके बाद फिर से यह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और वह संतुलन को प्राप्त कर लेगा, ठीक है। बस इतना ही समझाना है, और इतने समझाने को आपको कितने नंबर दे रहे हैं, 6 नंबर दे रहे भाई, 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाना है। अब देखिए, दूसरे में भी आप देखेंगे सेम क्वेश्चन है, आप सेम फॉर्मूले को पुट करके आप इसके आंसर को समझा सकते हैं, आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है, सेम है, मैंने आपको ऊपर अभी समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, इसको रहने देते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन आता है, कारक के वर्तमान प्रतिफल की अवस्था में कुल उत्पादन के व्यवहार की व्याख्या संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से कीजिए। 1 मिनट, यहाँ पे एक ग्राफ भी दे रखा होगा, मतलब ग्राफ कह रहा हूँ, तालिका, नीचे तालिका बना रखा है। तो वर्तमान कारक का वर्तमान प्रतिफल है, जैसे कि आप कारक के वर्तमान प्रतिफल की बात करेंगे तो ये जो है वो परिवर्ती अनुपात का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। परिवर्ती अनुपात का जो नियम की जो अवस्थाएं है, 3 स्टेज होती है, आपको मालूम है, उसमें से प्रथम अवस्था है, ठीक है। जब उत्पादन में वृद्धि हेतु क्या होता है, एक परिवर्ती कारक की इकाइयों को लगातार बढ़ाया जाता है तो अन्य साधनें क्या रहती है, स्थिर होती है, तब परिवर्ती कारक का जो कुल भौतिक उत्पाद है एक निश्चित अवस्था तक बढ़ती है। मतलब इसमें आप देखेंगे कि जो आपका जो टीपी है, ठीक है, टीपी जिसको हम बोलते हैं, मतलब कुल उत्पाद जो हम बोलते हैं, वो लगातार
बढ़ता है और वो भी बढ़ती दर से बढ़ता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे तालिका भी बना रखा है, तालिकाओं को आप देखेंगे। मशीन है, मशीन आपको पता है स्थिर लागत होती है, श्रमिक आपका परिवर्तित लागत होती है, यहाँ पे कुल भौतिक उत्पाद बता रखा है। ठीक है, और ये आप देखेंगे कि ये बढ़ती दर से बढ़ रहा है। तो ये प्रथम अवस्था है, परिवर्तित अनुपात का नियम का जो प्रथम अवस्था है उसके बारे में इसमें समझाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुल बंधी लागत व कुल परिवर्तित लागत के बीच उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कुल बंधी लागत यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट है ना, और कुल परिवर्तित लागत यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम इसको बोलते हैं। तो कुल बंधी लागत क्या होती है? जो कि फिक्स कॉस्ट होती है एक तरीके से। ठीक है, जैसे कि मशीन वगैरह पे जो पैसे खर्च किए जाते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। और कुल परिवर्तित लागत की अगर हम बात करें तो ये परिवर्तनशील होता है, आपको पता है, जैसे कि लेबर वगैरह है उस पर पैसा खर्च किया जाता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है? यह उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर समान रहती है, अर्थात उत्पादन के बढ़ने अथवा घटने पर भी ये स्थिर रहती है। जैसे कि एक उत्पादक ने मशीन लगाया है, तो मशीन चाहे उत्पादन जीरो हो तो भी वो मशीन उसके यहाँ पे रहेगी, या उत्पादन बढ़ती है तो भी मशीन उसके पास रहेगी, तो वो लागत उसको उठाना ही पड़ेगा, है ना। उत्पादन के शून्य स्तर पर भी यह शून्य नहीं होता है, यानी कि कुछ ना कुछ पैसे भाई पे कर रहा होता है। इसका जो वक्र है वो एक्स अक्ष के समांतर बनता है, कुछ इस तरीके का बनता है, ऐसा। ठीक है, उदाहरण किराया, अगर मकान लिया है तो किराया बढ़ेगा, वो स्थायी कर्मचारियों का वेतन है, ये सब क्या है? कुल बंधी लागत में आ जाता है। कुल परिवर्तित लागत की बात कर लेते हैं तो यह उत्पादन की मात्रा के अनुसार बढ़ने पर यह बढ़ता है तथा उत्पादन में कमी आने पर एक कम हो जाता है ना। जैसे कि मान लो कि मजदूर श्रमिक वगैरह को लगाया गया है, अगर उत्पादन ज़्यादा होगा तो श्रमिकों की डिमांड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा उनको, श्रमिकों की डिमांड कम हो जाएगी तो ये कुल परिवर्तित लागत भी कम हो जाएगी, है ना। उत्पादन के शून्य पर ये क्या होता है? शून्य होता है। अगर मान लो कि भाई कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो मैं श्रमिक क्यों रखूँगा, है ना। तो ये उत्पादन के शून्य स्तर पे शून्य हो जाएगा। इसका वक्र जो है कुल लागत के वक्र के समान होता है। उदाहरण के लिए दैनिक मजदूरी, कच्चे माल पर जो लागत है उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो एक ही वक्र पर औसत कुल लागत, औसत परिवर्तित लागत, सीमांत लागत को दर्शाना है और उनके बीच में संबंध बताने हैं आपको। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे एमसी का, है ना, यानी कि सीमांत लागत, एसी का यानी कि औसत लागत, और एवीसी का यानी कि औसत परिवर्तित लागत। ये तीनों ग्राफ बना के आपको ग्राफ के तहत आपको इनमें संबंध स्थापित करना है, संबंध बताना है। तो देखिए, पहला संबंध क्या है कि एमसी वक्र एसी तथा एवीसी वक्र को न्यूनतम बिंदु पर काटते हुए निकलते हैं, जो सबसे कम इनका जो बिंदु है। जैसे आप देखेंगे, एक तो आपका एसी वक्र का न्यूनतम बिंदु कहाँ है? ये रहा, या एवीसी वक्र का, और एसी वक्र का न्यूनतम बिंदु क्या है? ये रहा। इन एमसी इन दोनों को अब उनके न्यूनतम बिंदु से काटते हुए यहाँ पे आपको निकलती हुई प्रतीत हो रही है। पहला संबंध हो गया। अगला संबंध क्या है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ एसी तथा एवीसी वक्र के बीच की दूरी निरंतर घटती जाती है ना। एसी और एवीसी वक्र की जो दूरी है लगातार आप देखेंगे कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ ये घट रही है। ठीक है, इस संबंध को आप देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बता रखा है? एसी वक्र न्यूनतम बिंदु एवीसी न्यूनतम बिंदु के दाईं तरफ होता है, यानी कि एसी एवीसी तथा एमसी में संबंध इस तरीके से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगतों के कीमत में परिवर्तन का वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। आगत यानी कि आपको पता है उन सभी चीज़ों की हम बात करते हैं जिसका इस्तेमाल वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाता है, जैसे कि मशीन है ना, या फिर मजदूर वगैरह है। ये सब क्या है? आगत ही कहलाते हैं, जो कि किसी वस्तु के उत्पादन में सहयोग करते हैं। तो आगत की कीमत में वृद्धि का पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आगत की कीमत बढ़ने पे वस्तु की जो पूर्ति है उसमें कमी आएगी, है ना, क्योंकि आगत की कीमत में वृद्धि की वजह से क्या होगा? उत्पादन लागत बढ़ जाएगा। मतलब उत्पादन करने के लिए जो पैसे एक उत्पादक को देना होगा वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा कॉस्ट लगेगा उसको, है ना। तो लागत में वृद्धि होने से उत्पादक का लाभ जो है वो कम होता है। अब जब लागत ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसको लाभ कम होगा, इस वजह से वो वस्तु की पूर्ति कम कर देगा, है ना। तो आगत की कीमत अगर बढ़ती है तो इस स्थिति में पूर्ति कम हो जाती है। अगर आगत की कीमतों में कमी आएगी तब क्या होगा कि उत्पादक जो है वो ज़्यादा उत्पादन करेगा, है ना, क्योंकि उसकी जो लागत है वो कम हो जाएगी, उत्पादन की लागत कम हो जाएगी, और इस स्थिति में पूर्ति जो है
वो बढ़ जाएगी, पूर्ति में वृद्धि की स्थिति देखने को मिलेगी। आसान क्वेश्चन था, आप आसानी से इसको समझा सकते थे। प्यारे बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि तकनीकी प्रगति वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव डालती है। ठीक है, अगर तकनीक में परिवर्तन होता है तो किसी वस्तु की पूर्ति में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम तकनीक में परिवर्तन की बात करें तो ये पूर्ति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे कि तकनीक में अगर सुधार होता है, मान लो कि श्रम प्रधान की जगह पूंजी प्रधान तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, आधुनिक मशीन बनाए जाएंगे, तो इससे क्या होगा, उत्पादन की जो लागत है वो कम हो जाएगी। उत्पादन की लागत कम होगी और उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होगी। जाहिर सी बात है कि अगर श्रम प्रधान लेबर के बजाय हम ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, है ना, और लागत भी कम होगी। तो इससे क्या होगा, पूर्ति में वृद्धि की स्थिति देखने को मिलेगी। ठीक है, पूर्ति में वृद्धि होगी, यानी कि अगर पूर्ति वक्र की बात करेंगे तो तकनीकी प्रगति के कारण यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं कि ऐसे क्या हो गया है, एसआर के रूप में खिसक गया है। पूर्ति वक्र में खिसकाव देखने को मिलता है, यानी कि पूर्ति में वृद्धि के कारण पूर्ति वक्र खिसक जाता है। आप इस ग्राफ में देख भी पाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी आप समझ लो कि भाई फिक्स है, 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन फिक्स है। परिवर्ती अनुपात के नियम की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, परिवर्ती अनुपात के नियम को अलग अलग स्टेप के माध्यम से इसमें हम समझाने वाले हैं। ठीक है, तो परिवर्ती अनुपात का नियम क्या दर्शाता है। परिवर्ती अनुपात का नियम ये बताता है कि किसी परिवर्ती कार्य की इकाइयों को में लगातार वृद्धि का भौतिक उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है ना, जबकि अन्य साधन क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। अन्य साधन स्थिर रहेंगे, केवल क्या बढ़ाया जाएगा, परिवर्ती कारकों को बढ़ाया जाएगा, तो उससे भौतिक उत्पाद में जो वृद्धि होगा, यानी कुल उत्पादन में जो वृद्धि होता है या जो प्रभाव कुल उत्पादन में देखने को मिलता है, उसी का अध्ययन हम परिवर्ती अनुपात के नियम में करते हैं। इसमें 3 स्टेप आप देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको ग्राफ भी बनाना होगा, आपको तालिका भी बनाना होगा, उसके माध्यम से आप इसको समझाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप बहुत ही सुंदर ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ फिक्स है, आपको बनाना है तभी जाके आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, ये ग्राफ आप रट लो भाई, देख लो, अपने दिमाग में बसा लो, बहुत आसान है। और अलग अलग स्टेप भी इसमें दे रखा है ना, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेप के तहत इसको समझाया हुआ है। इसी तरीके से तालिका भी आप देख लो, तालिका भी आप बना सकते हो। ये आपका मशीन है, श्रम की इकाई है, आपको पता है मशीन यानी कि ये एक तरीके से फिक्स रहेगा, ये है ना, और एक इसमें परिवर्तन नहीं होगा। श्रम की इकाई की बात करें तो ये आपको इसको परिवर्तनशील दिखाना है। ये आप थोड़ा पहले बढ़ते क्रम में दिखाएंगे, है ना, फिर एक जगह पे आप इसको स्थिर दिखाएंगे, बराबर दिखाएंगे, इसके सीमांत उत्पाद के बराबर दिखाएंगे, और एक में इसको माइनस दिखा देंगे। इसको आप अगर रट भी लेते हैं या फिर आप याद कर लेते हैं तो आप इससे आराम से सीमांत उत्पाद आप निकाल सकते हैं, माइनस करके, घटा के आप, है ना। तो इस तरीके से आप इस डाटा को याद कर सकते हैं। अब देखिए, प्रथम चरण की हम बात कर ले, पहले फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो कुल भौतिक उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है, तब सीमांत उत्पाद में वृद्धि होता है और यह अधिकतम होता है ना। जैसे कि आप इसमें देखें, ग्राफ में देखें, आपका जो टीपी है वो बढ़ती दर से बढ़ रहा है फर्स्ट स्टेप में, तो आपका जो एमपी है ना, ये बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरे चरण की हम बात कर लेते हैं। कुल भौतिक उत्पाद घटती दर से बढ़ता है तथा सीमांत उत्पाद घटने लगता है ना, और घटते घटते शून्य हो जाता है। जैसे कि आप सेकेंड स्टेप में हम यहाँ पे आ जाते हैं ग्राफ में, तो इसमें क्या है कि बढ़ तो रहा है लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है। पहले बढ़ती दर से बढ़ रहा था, अब घटती दर से बढ़ रहा है दूसरे स्टेप में, लेकिन ये घटते घटते क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। अब तीसरे स्टेप में आप क्या समझाएंगे कि भाई कुल भौतिक उत्पाद घटने लगता है और सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है। ये तीसरे चरण में आप यहाँ पे देख भी पाएंगे कि पहले क्या हुआ, ये घटना स्टार्ट कर दिया, टीपी ने घटना स्टार्ट किया तो ये ऋणात्मक हो गया, ये माइनस में चला गया, है ना। इसी को समझा रखा है ग्राफ को, पहले तो ये स्टेप बता दिया, यहाँ पे आपका स्टेप बता रखा है, आप इस तरीके से बताएंगे भी इसको, है ना, तालिका बनाएंगे, ग्राफ भी बनाएंगे आप। और उसके बाद देखो, कई बार क्या होता है कि सिर्फ ग्राफ की मदद से पूछा जाता है, तो ग्राफ की मदद से ही आप दर्शाओ। अगर तालिका के साथ पूछेगा तो तालिका बनाना, ठीक है। अगर नहीं पूछा तो सिर्फ आप ग्राफ के साथ भी दर्शा दोगे, चलेगा, नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर तालिका पूछेगा तो आप तालिका बना देना। ग्राफ तो आसान है, आप ग्राफ आसानी से बना सकते हो और 6 मार्क्स आप ले सकते हो, और उसके बाद ग्राफ को आप एक्सप्लेन भी करोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्राफ बना के छोड़ दोगे, ग्राफ में जो जो चीज़ें आपने दर्शाई है उसको आप समझाओगे भी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे समझाया हुआ भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका परिवर्ती अनुपात का जो नियम है वो कंप्लीट होगा और आपको पूरे
6 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं की बड़ी संख्या से क्या परिणाम निकलता है, समझाइए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आपको पता है कि क्रेताओं और विक्रेताओं की बहुत ज़्यादा संख्या होती है, तो क्रेताओं की संख्या की यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, है ना। तो इसका परिणाम यह होता है कि कोई भी अकेला क्रेता स्वयं बाजार कीमत को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता। मतलब क्योंकि यहाँ पे क्रेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो एक क्रेता ना अपनी मांग में परिवर्तन करके बाजार मांग को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो बाजार मांग है वो एक बहुत छोटा हिस्सा है ना। तो कोई एक अकेला क्रेता अपनी मांग को कम या ज़्यादा करके बाजार मांग को प्रभावित नहीं कर सकता। इसी के बारे में आपको इसमें बताना है। आसान क्वेश्चन था ये, 3 मार्क्स में फिर भी आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्मों के प्रवेश और निकासी की स्वतंत्रता के परिणाम समझाइए। मतलब आपको पता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फर्में है, नई नई फर्में आ सकती है, जा सकती है ना, आसानी से। तो इसका क्या परिणाम निकलता है उसको आपको समझाना है, इसका परिणाम क्या होता है उसको समझाना है। देखो क्या है आंसर, क्या लिखा है कि उद्योग में मौजूद फर्म जब असामान्य लाभ प्राप्त कर रही होती है तो नई फर्में प्रवेश करती है। जब बाजार में क्या होगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है कि जब फर्में जो होती है, जो मौजूदा फर्में होती है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही होती है, तो इस समय नई फर्में प्रवेश करती है कि भाई हम भी जाके प्रॉफिट कमाएंगे, है ना। इससे उद्योग का उत्पादन बढ़ जाता है। मतलब अब क्या होगा कि नई फर्में आएंगे तो उत्पादन बढ़ेगा और बाजार कीमत घट जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि लाभ जो है उसमें भी कमी आती है और नई फर्मों का जो प्रवेश है तब तक जारी रहता है जब तक कि वह असामान्य लाभ घटकर सामान्य लाभ में ना बदल जाए, यानी कि जो लाभ है वो बिल्कुल सामान्य ना हो जाए, तब तक ऐसी नई नई फर्में आती रहेगी। जब फर्मों को हानि होती है ना, तो बहुत सारी जो उद्योग है वो छोड़ के चली जाती है। परिणाम स्वरूप उत्पादन घट जाता है और कीमत बढ़े। जाहिर सी बात है कि जब उत्पादन कम होगा तो कीमत बढ़ती रहती है ना, और हानि जो है वो घटेगी। और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि हानि जो है वो सामान्य लाभ में परिवर्तित ना हो जाए। यानी कि कहने का मतलब है कि दीर्घकाल में यहाँ पे फर्मों को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। थोड़े समय के लिए वो ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस कर सकते हैं, लेकिन दीर्घकाल में, लॉन्ग टर्म में उनको सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। तो अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में बाजार के बारे में पूर्ण ज्ञान के परिणाम समझाइए, है ना। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है, क्रेता विक्रेता को, भाई सबको बाजार का पूरा ज्ञान होता है ना। तो बाजार के बारे में पूर्ण जानकारी का अर्थ है सभी क्रेता और विक्रेता को बाजार कीमत तथा उत्पादन स्वरूप का पूरा जानकारी है उनको। अतः कोई भी फर्म बाजार कीमत से विभिन्न कीमत नहीं ले सकती और कोई भी क्रेता बाजार कीमत से अधिक कीमत नहीं देगा, है ना। तो अतः बाजार में एक ही कीमत रहेगी, उसमें परिवर्तन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक फर्म पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत स्वीकारक तथा एकाधिकार में कीमत निर्धारक क्यों होती है, संक्षेप में बताइए। तो जैसे कि आपको पता है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसमें फर्मों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से कोई एक फर्म अपनी कीमत में परिवर्तन करके कीमत को, मतलब या मांग को नहीं घटा बढ़ा सकती है ना। लेकिन आपको पता है कि एकाधिकार में एक फर्म होती है सिर्फ, तो उसका कीमत पर पूरा नियंत्रण होता है, इसलिए वो कीमत का खुद निर्धारक है। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ऐसा नहीं होता। वो बाजार में जो मांग है, जो क्रय शक्ति है, विक्रय शक्ति है, उसके आधार पर यहाँ पे कीमत का निर्धारण होता है। लेकिन एकाधिकार में ऐसा नहीं होता। एकाधिकार में एक फर्म होती है जो कि अपनी मर्जी से कीमत का निर्धारण करती है। ठीक है, ये यहाँ पे आप बताएंगे। पर बच्चों अब 2 क्वेश्चन और हम समझ लेते हैं। एक तो न्यूनतम कीमत सीमा निर्धारण है और एक उच्चतम कीमत सीमा निर्धारण है। इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, देखिए, न्यूनतम कीमत सीमा निर्धारण का अर्थ समझाइए। न्यूनतम कीमत सीमा के निहितार्थ की व्याख्या कीजिए। देखिए, न्यूनतम कीमत सीमा से अभिप्राय उस न्यूनतम कीमत से है जिसे हम कम कीमत पर उस वस्तु का बाजार में क्रय विक्रय नहीं कर सकते। ये अक्सर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। कई बार क्या होता है कि जो उत्पादक होते हैं, जैसे कि किसान है, उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार क्या करती है, न्यूनतम कीमत सीमा निर्धारित कर देती है। न्यूनतम यानी कि कम से कम,
ठीक है, कम से कम इससे कम कीमत में उस वस्तु को नहीं खरीदा जा सकता। ठीक है, तो इसका निर्धारण गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है ताकि जो उत्पादक है उनकी वस्तु की हानि ना हो। और सरकार अक्सर किसानों को ये आश्वासन भी देती है कि अगर मार्केट में वो कीमत नहीं मिल पाएगी तो सरकार उनकी वस्तु को खरीद लेगी, है ना। यह क्या करती है, यह जो इसकी अगर हम निहितार्थ की बात करें तो एक किसान जैसे कि उनके उत्पादक है, उनके आय, एक मिनट, तो मतलब जो मैंने अभी आपको बताया है कि सरकार इसको इसलिए बनाती है ताकि वो किसानों के हितों की रक्षा कर सके, जो उत्पादक है उनके हितों की रक्षा कर सके, और उत्पादक को ये आश्वासन हो कि भाई उनको ना अपने उत्पादक की सही कीमत मिल जाएगी और उनको लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वो उत्पादन में कटौती नहीं करेंगे, उत्पादन जारी रखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूनतम सीमा निर्धारण। अब हम उच्चतम सीमा निर्धारण की हम बात कर लेते हैं। तो ये किसी वस्तु की उच्चतम सीमा होती है। तो इसमें क्या होता है, उच्चतम कीमत सीमा निर्धारण में क्या होता है कि सरकार, मैंने आपको बताया कि सरकार क्या करती है, किसी वस्तु की उच्चतम सीमा तय कर देती है कि इससे ज़्यादा दाम पे इस वस्तु को नहीं बेचा जा सकता है ना। तो उत्पादक जो है किसी वस्तु को जो उच्चतम सीमा जो निर्धारित की गई है उससे ज़्यादा दाम पे नहीं बेच सकते हैं। अब इस कीमत सीमा का निर्धारण क्यों सरकार करती है, तो कई बार क्या होता है कि जो ज़रूरतमंद चीज़ें होती है वो गरीबों तक नहीं पहुंच पाती है, काला बाजारी वगैरह हो जाता है ना ज़रूरतमंद चीज़ों की। तो इसलिए सरकार क्या करती है, गरीबों की भलाई के लिए उच्चतम कीमत सीमा है उसका निर्धारण कर देती है। ठीक है, तो ये आप समझा सकते हैं उच्चतम कीमत सीमा निर्धारण के बारे में। सो प्यारे बच्चों, ये लगभग आपके लिए 30+ क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने ऐड किया है, जो कि आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। और आपके पेपर में इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे, नज़र भी आएंगे आपके पेपर में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिल जाएगा इस वीडियो से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच में भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त इस वीडियो से जुड़ के क्वेश्चंस वगैरह को समझ सके और अपने इको के एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस भी कर सके और एक सम्मानजनक स्कोर के साथ 11th क्लास पास हो सके और 12th में एक नए जोश के साथ हम अपने 12th क्लास की शुरुआत कर सके। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई, फिर कहना चाहता हूँ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आगे जो अभी अगली वीडियो लेके आऊँगा मैं आर्थिक सांख्यिकी के ऊपर, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।